हेलो दोस्तों। इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान के संगीत कलाकारों के बारे में। तो आइए दोस्तों, संगीत कलाकार पढ़ते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों अपने पास, हमीर खुसरो। हमीर खुसरो का जो समय काल देखने को मिलता है वो अपने को 1253 से लेकर 1325 के मध्य इनका समय काल देखने को मिलता है। हमीर खुसरो को तूतिए ए हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा अमीर खुसरो ने सितार और तबला वाद्य यंत्रों का क्या किया था, आविष्कार। हमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना गायन शैलियों को जन्म दिया था। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रियतम जो शिष्य थे वो आपके हमीर खुसरो ही थे। फिर आगे अपन और बात करते हैं हमीर खुसरो के बारे में और क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है अपने को। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो हमीर खुसरो, इनका पूरा नाम अबुल हसन यामिनीदीन खुसरो पूरा नाम देखने को मिलता है दोस्तों। इनका जो जन्म है वो जन्म 1253 ईस्वी के अंदर पटियाली, जो कि आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। फिर आगे अमीर खुसरो की जो मृत्यु है वो मृत्यु आपके 1325 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर होती है। इसके अलावा हिंदवी साहित्य का जो जनक है वो भी हमीर खुसरो को कहा जाता है। इस हिंदवी साहित्य के अंदर उर्दू या हिंदी का मिश्रण होता है, इसलिए इसको अपन हिंदवी साहित्य भी कहते हैं। तो इसलिए याद रखना, हिंदवी साहित्य का जो जनक है वो हमीर खुसरो को कहा जाता है। हमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के दरबार में जुड़े हुए थे और उनका क्या नाम है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। हमीर खुसरो ने भारतीय संगीत को नया रूप प्रदान किया था। कव्वाली परंपरा को लोकप्रिय बनाया था हमीर खुसरो ने। तो ये आपकी किसकी बात हो गई दोस्तों, हमीर खुसरो के बारे में। आप ये देख लेना, हमीर खुसरो के बारे में ये जानकारी है, आपको ये याद कर लेना। फिर आगे अपन बात करते हैं अपने पास जो लोक कलाकार, अगले लोक कलाकार कौन से आते हैं दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के बारे में अपन बात करते हैं कि जो सवाई प्रताप सिंह है वो आपके जयपुर के शासक थे। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। और सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। सवाई प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत रचना का कार्य शुरू करवाया था। और राधा गोविंद संगीत सार के जो लेखक थे वो, उन लेखक का क्या नाम आता है, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। ये आपके राधा गोविंद संगीत सार के क्या थे, लेखक। फिर आगे कहा जाता है सवाई प्रताप सिंह के लिए कि इनके दरबार में 22 संगीतकार और विद्वानों की एक सभा या समूह हुआ करता था, जिसे अपन गंधर्व बाईसी के नाम से भी जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के जो दरबारी संगीतकार थे उनमें एक तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट और चांद खान प्रमुख थे। आपके यह नाम याद रख लेना कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार के अंदर कौन कौन से संगीत कलाकार रहते थे। उनका नाम आता है, एक तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो कि आपके राधा गोविंद संगीत सार के लेखक है, और एक चांद खान प्रमुख। ये दो आपके संगीतकार थे जो कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहा करते थे। फिर अपन और आगे बात करते हैं, अपने पास जो अगले संगीत कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों, महाराणा कुंभा। क्या नाम आता है, महाराणा कुंभा। ये महाराणा कुंभा आपके मेवाड़ के शासक थे और इनको दो उपाधियां दी गई थी लोक कला के क्षेत्र में। एक तो अभिनव भट्टाचार्य, एक नंदी केशव अवतार के उपाधि दी गई थी इनको। महाराणा कुंभा का जो पूरा नाम आता है वो महाराणा कुंभकर्ण सिंह इनका पूरा नाम देखने को मिलता है। इनके जो पिता का नाम है महाराणा मोकल। इनका जो वंश है वो सिसोदिया राजपूत थे। इनका जो राज्य है वो मेवाड़ है। इनका जो शासन काल आता है महाराणा कुंभा का वो 1433 से लेके 1468 के मध्य का इनका शासन देखने को मिलता है अपने को मेवाड़ के अंदर। और ये राणा कुंभा एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने ये कहा जाता है कि इन्होंने ही राजस्थान के अंदर सबसे अधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। बाकी वो जब अपन राजस्थान का इतिहास बात करेंगे तो वहाँ पर महाराणा कुंभा के बारे में और गहनता से अध्ययन करेंगे। इनके अलावा ये कहा जाता है कि जो महाराणा कुंभा की जो राज्य था वो मेवाड़ था और उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, चित्तौड़गढ़। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की क्या हो गई थी, मृत्यु।
इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो महाराणा कुंभा ने क्या क्या बनवाया था, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, एक आता है कुंभलगढ़ किला। ये कुंभलगढ़ किला आपके अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जो कि राजस्थान के अंदर फैली हुई है। भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार, लगभग 36 किलोमीटर की जो दीवार है, वो कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? कुंभलगढ़ में। यही इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर जो आपके महाराणा प्रताप थे, उनका क्या हुआ था? जन्म। इसके अलावा जो ये कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था? आपके महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ, जिसे अपन विजय स्तंभ भी कहा जाता है, ये विजय स्तंभ कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। इसका जो निर्माण है वो भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ का किला, ये अचलगढ़ का किला आपके सिरोही में आता है, और इसका जो निर्माण है वो भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा इनके लिए कहा जाता है महाराणा कुंभा के लिए कि बस्सी, मांडलगढ़, मचान जैसे कई स्थानों पर इन्होंने दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण भी करवाया था। महाराणा कुंभा के लिए कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर 84 दुर्ग, 84 जो फोर्ट है, 84 दुर्गों का निर्माण या जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। फिर आगे अपन और बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में और क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है दोस्तों। तो इनके लिए कहा जाता है कि कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए महाराणा कुंभा को राजपूतों का प्लेटो भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा के जो संगीत ग्रंथ आते हैं कौन कौन से आते हैं? एक तो संगीत राज, एक संगीत मीमांसा। ये दो ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं महाराणा कुंभा के। ठीक है दोस्तों। फिर अपन और बात करते हैं, ये तो आप देख लेना, ये आपकी कौन हो गए? महाराणा कुंभा। अपन और बात करते हैं अपने पास कि भाई जो महाराणा कुंभा के और कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो एक ग्रंथ आता है, उसका क्या नाम है? सूड प्रबंध। ये आपके एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें महाराणा कुंभा के शासन, युद्ध और कार्यों का वर्णन मिलता है सूड प्रबंध के अंदर। फिर अपने पास जो अगला आता है वो रसिक प्रिया। ये एक काव्य साहित्य ग्रंथ है, इसमें श्रृंगार रस, प्रेम, सौंदर्य भाव का वर्णन मिलता है रसिक प्रिया के अंदर। यह ग्रंथ काव्य शास्त्र और भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि आपके जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद पर टीका, ये भी आपके महाराणा कुंभा के द्वारा रचित था। तो इसके बारे में और बात करते हैं अपन। गीत गोविंद, गीत गोविंद के लिए कहा जाता है कि इसके जो रचयिता थे वो तो आपके जयदेव। क्या नाम आता है इनका? गीत गोविंद के जो रचयिता थे कौन थे? जयदेव। इसमें जो विषय देखने को मिलता है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वो अपने को देखने को मिलता है। यह एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य ग्रंथ है गीत गोविंद। अभी ये इनको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बताता हूँ कि आपको महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है उनको कैसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, सूड प्रबंध ये आपके इतिहास, इसमें इतिहास की जानकारी मिलती है। रसिक प्रिया ये प्रेम और श्रृंगार रस की जानकारी मिलती है इसमें। गीत गोविंद ये राधा कृष्ण भक्ति और संगीत की इसको जानकारी मिलती है गीत गोविंद में। ठीक है। फिर अपन आगे और बात करते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आपके जो महाराणा कुंभा के ग्रंथ थे, संगीत ग्रंथ, उनके बारे में। अपन और बात करते हैं अपने पास जो अगले जो संगीत कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों? रमाबाई। ये रमाबाई आपके महाराणा कुंभा की पुत्री थी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके जो रमाबाई के पिता थे वो महाराणा कुंभा थे, मेवाड़ के शासक। इनके पति का नाम राव जोधा है दोस्तों, और इनका जो ससुराल था वो मारवाड़ जोधपुर के अंदर था। इसलिए जो रमाबाई है उनको वागेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पालन पोषण संगीत और कला के वातावरण में ही हुआ था। संगीत की अच्छी शिक्षा प्राप्ति रमाबाई को। मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध मजबूत हो गए थे। राजस्थान के दो शक्तिशाली राजपूत वंशों में आपस में सहयोग बढ़ा था जब महाराणा कुंभा ने रमाबाई की शादी मारवाड़ के अंदर की थी। तो यहाँ पे रमाबाई के बारे में याद कर लेना दोस्तों। फिर अपने पास जो अगले संगीत कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों? तो उनका नाम देखने को मिलता है अपने को महाराजा अनूप सिंह। ये महाराजा अनूप सिंह के लिए कहा जाता है कि ये स्वयं भी एक संगीतज्ञ थे, यानी ये भी संगीत सुना करते थे। और इनके दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, कौन कौन अच्छा संगीत गाते थे? एक नाम देखने को मिलता है भाव भट्ट, जो कि इनके दरबारी कवि थे। ये इनके दरबार के अंदर एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जो अच्छा गाते थे, महाराजा अनूप सिंह। फिर इनके बाद अपने पास जो अगले
लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों, उनके बारे में और बात करते हैं अपन। अगला नाम देखने को मिलता है अपने को पंडित उदय शंकर उदयपुर वाले। ये प्रसिद्ध सितार वादक थे, पंडित रविशंकर के भाई थे। ठीक है, तो याद रखना कि पंडित उदय शंकर ये रहने वाले कहाँ के थे, उदयपुर के। और ये प्रसिद्ध सितार वादक यानी ये सितार अच्छा बजा लेते थे। और ये पंडित उदय शंकर है आपके पंडित रविशंकर के भाई थे। इन्हें भारतीय बेले का जनक भी कहा जाता है। जो आपके भारतीय, ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारतीय बेले का जनक किसे कहा जाता है, पंडित उदय शंकर को। फिर अपन और बात करते हैं, अपने पास जो अगले लोक कलाकार है वो अपने को देखने को मिलते हैं रणथंभौर के शासक है हमीर देव। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उनका क्या नाम आता है, श्रृंगार हार। इसके अंदर इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, प्रसिद्ध रचना थी ये। इसके अलावा अपन और बात करते हैं कि अपने पास और कौन कौन से संगीत कलाकार हुए दोस्तों। तो इनका जो नाम है वो देखने को मिलता है अपने को, एक नाम आता है पुंडरीक विठल। क्या नाम आता है दोस्तों, पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल ने रागमाला और राग मंजरी जैसे संगीत ग्रंथों की क्या की थी, रचना। नृत्य निर्णय सदार्ग चंद्रोदय जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। आमेर के मानसिंह के जो भाई थे माधो सिंह ने पुंडरीक विठल को शरण दी थी। तो याद रखना दोस्तों, आमेर के जो मानसिंह थे जो अकबर के सेनापति थे, उनके भाई थे माधो सिंह, उन्होंने पुंडरीक विठल को क्या दिया था, संरक्षण। इसके अलावा अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है, मेहंदी हसन। मेहंदी हसन एक प्रसिद्ध गजल गायक थे दोस्तों। और इनका जो जन्म है झुंझुनू जिले के लूणा गांव में हुआ था, मेहंदी हसन का। ठीक है दोस्तों, फिर अपने पास जो अगले लोक कलाकार है वो कौन कौन से आते हैं, तो इनके नाम देखना। रेशमा बंजारा। ये रेशमा बंजारा आपके प्रसिद्ध लोक गायिका है, जो कि मूल रूप से आपके कहाँ की रहने वाली है, चूरू की। इनका जो प्रसिद्ध गीत है वो लंबी जुदाइयाँ के नाम से प्रसिद्ध है। फिर रेशमा बंजारा के बाद अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों, चंपा मैती। ये जोधपुर के आगोलाई गांव के रहने वाली है, पति पत्नी की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली से जुड़ी हुई है या के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों, तो उनका नाम देखने को मिलता है अपने को जगजीत सिंह। क्या नाम है दोस्तों, जगजीत सिंह। ये इनका जो जन्म है वो श्री गंगानगर में हुआ था। अपनी गजल गायकी के लिए विश्व वर्ल्ड में फेमस है जगजीत सिंह। इन्हें 2003 में पद्म भूषण और 2012 में मरने के बाद मरणोपरांत राजस्थान में जो पुरस्कार था उससे राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था जगजीत सिंह को। इनके बारे में याद रखना दोस्तों थोड़ा, कि जो जगजीत सिंह है इनका जन्म श्री गंगानगर में हुआ था और अपनी गजल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे ये पूरे विश्व में। 2003 के अंदर इनको पद्म भूषण और 2012 में इनकी मृत्यु के बाद राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था आपके जगजीत सिंह को। फिर अपन और बात करते हैं दोस्तों आगे अपने और कौन कौन से लोक कलाकार आते हैं। तो अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम आता है अपने पास पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट के लिए कहा जाता है कि ये आपके जयपुर के रहने वाले थे। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनका जो जन्म है वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये है विश्व प्रसिद्ध मोहन वीणा के जनक माने जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इन्हें मोहन वीणा, मीणा नहीं वीणा, ये शब्द पर गौर करना दोस्तों। ये यहाँ पर वीणा लिखा हुआ है, वीणा, वीणा। ठीक है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने मोहन वीणा बनाई थी, यानी मोहन वीणा का जनक कहा जाता है इनको। इसके अलावा ये कहा जाता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को 1993 में ग्रैमी अवार्ड और उन अवार्ड दिया गया था। और ये अवार्ड किस लिए दिया गया था कि इनका एक एल्बम था ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए इनको 1993 के अंदर ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। फिर अपने पास जो पंडित विश्व मोहन भट्ट को अगला जो पुरस्कार था वो 1998 को 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि रचनात्मक संगीत में इनका योगदान था, इसलिए इनको
संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था सन 1998 में। 2002 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान था ये। फिर 2012 के अंदर 2012 में इनको राजस्थान रत्न, और ये राजस्थान रत्न जो पुरस्कार था वो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक के सम्मान में दिया गया था इनको। फिर इनके लिए कहा जाता है कि 2017 में पद्म भूषण कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 2017 में क्या दिया गया था, पद्म भूषण। तो ये आपके जो पंडित विश्व मोहन भट्ट है उनके आपके कब कब इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था वो देख लेना दोस्तों। फिर अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई। क्या नाम आता है दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई। और अल्लाह जिलाई बाई के लिए कहा जाता है कि इनका जो क्षेत्र है वो राजस्थान का लोक संगीत क्षेत्र है, और इनकी जो गायन शैली वो मांड गायन शैली है, जो कि जैसलमेर क्षेत्र को पहले मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर जिस शैली का विकास हुआ था वो कौन सी शैली है, मांड गायन शैली। अल्लाह जिलाई बाई ने केसरिया बालम जैसे गीतों में अपनी आवाज देकर उनको विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। तो इनका जो संबंध है वो आपके बीकानेर रियासत से था। इनके जो संरक्षक थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के दरबार से जुड़ी हुई थी अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई को सम्मान और पुरस्कार कब कब दिया गया, तो देखना दोस्तों। अपन बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार कब कब दिए गए थे अल्लाह जिलाई बाई को। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1982 को। 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। दूसरा जो इनको पुरस्कार दिया गया था संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 1988 के अंदर 1988 को लोक संगीत में उत्कृष्टता दिखाने के लिए इनके मरने के बाद मरणोपरांत इनको सम्मान मिला था राजस्थान सरकार के द्वारा। 2012 में राजस्थान रत्न के नाम से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत 2012 में अल्लाह जिलाई बाई को। फिर इनके लिए कहा जाता है कि जो आपके अल्लाह जिलाई बाई है ये उस्ताद हुसैन बख्श खान से संगीत की शिक्षा लेती थी। यानी इनके जो गुरु का नाम था वो उस गुरु का क्या नाम आता है, अल्लाह जिलाई बाई के गुरु का क्या नाम आता है दोस्तों, उस्ताद हुसैन बख्श खान से संगीत की ये क्या लेती थी, शिक्षा। इनका जो प्रसिद्ध गीत है वो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये मांड गायन शैली के अंदर गाया गया है। और ये मांड गायन शैली आपके जैसलमेर की प्रसिद्ध थे। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मरुभूमि की जो कोकिला है किसको कहा जाता है, अल्लाह जिलाई बाई को। अल्लाह जिलाई बाई का जो जन्म है वो आपके 3 नवंबर 1992 को हुआ था। और इनके निधन के बाद 2012 के अंदर मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया था भाई, ये याद रखना आप। फिर उसके बाद अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों, बन्नो बेगम। ये बन्नो बेगम राजस्थान के अंदर जो जयपुर की एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी। तो याद रखना दोस्तों, अपनी वैसे राजस्थान के लोक कलाकारों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ बन्नो बेगम को। बन्नो बेगम के लिए कहा जाता है कि ये जो जयपुर की एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी आपके बन्नो बेगम। फिर अपन और बात करते हैं अपने पास जो आगे और कौन कौन से आपके लोक कलाकार हुए। तो यहाँ पर अपने को जो और लोक कलाकारों के नाम देखने को मिलता है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, गौरी देवी। ये जो गौरी देवी है या जिन्हें अपन गौरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो गौरी देवी के लिए कहा जाता है दोस्तों कि ये पाली की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, पाली की। भैरवी शैली में मांड गायन शैली के लिए जानी जाती है। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है, गौरी देवी जो पाली की रहने वाली थी। इसके अलावा एक गौरी देवी और आती है अपने बीकानेर की, मांड मल्लिका, यानी इनको मांड मल्लिका यानी मांड गायन शैली की रानी भी कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, फिर इनके अलावा ये कहा जाता है कि उदयपुर की मांगी बाई। अब अपने पास अगला जो टॉपिक है उसका क्या नाम है दोस्तों, उदयपुर की मांगी बाई। आर्य ने सबसे पहले राजस्थान का राज्य गीत गाया था। यानी दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश,
पहली बार अगर उस गीत को अगर कोई गाया था तो उसका क्या नाम आता है दोस्तों? मांगी बाई आ रही है। ये कहाँ की रहने वाली थी? आपके उदयपुर की। हाँ, अल्लाह जिलाई बाई ने उसको और अच्छे से उसको आवाज़ दी और उसको विश्व फेमस बना दिया। यानी विश्व स्तर पर उसको उसको अच्छी प्रसिद्धि दिला दी थी। लेकिन केसरिया बालम जो गीत है उसको अगर पहली बार किसी महिला ने गाया था तो उसका क्या नाम आता है दोस्तों? मांगी बाई आ रही है। और ये कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की। फिर उसके बाद अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं, कौन से आते हैं दोस्तों? तो उनका नाम आता है अपने पास कोमल कोठारी। क्या नाम आता है दोस्तों? कोमल कोठारी। इनका जो जन्म है 4 मार्च 1929 1929 को कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। जन्म याद रखिएगा ना। फिर आगे इसमें पूछा गया है कि स्थापना इन्होंने रूपायन संस्था जो कि बोरुंदा जोधपुर में 1960 में जोधपुर में विजयदान देता के साथ मिलकर रूपायन संस्था की स्थापना की थी इन्होंने बोरुंदा जोधपुर के अंदर 1960 में। और इनके जो सहयोगी थे उनका क्या नाम था? विजयदान देता। इस रूपायन संस्था की स्थापना करने का क्या उद्देश्य था कोमल कोठारी का? तो इनका जो उद्देश्य है वो देखने को मिलता है क्या दोस्तों? राजस्थान की लोक कथाएं, लोकगीत, वाद्य यंत्र, परंपराएं, मौखिक इतिहास का संग्रह और संरक्षण करने के लिए कोमल कोठारी ने विजयदान देता के साथ मिलकर रूपायन संस्था की क्या की थी स्थापना 1960 में बोरुंदा जोधपुर के अंदर। कोमल कोठारी का जो निधन है वो आपके 20 अप्रैल 2004 को हुआ था। और इनका जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कोमल कोठारी तो ये लोक संगीत, लोक कला, लोक जीवन अध्ययन से संबंधित इनका क्षेत्र था। कोमल कोठारी को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है 1983 1983 में कोमल कोठारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लोक कला संरक्षण में योगदान देने के लिए। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है कोमल कोठारी को। फिर अपन आगे बात करते हैं मांगी बाई आर्य। क्या नाम आता है दोस्तों इनका? मांगी बाई आर्य। तो मांगी बाई आर्य के लिए कहा जाता है कि तेरह ताली नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाई थी मांगी बाई आर्य ने। इनका जो जन्म स्थान आता है दोस्तों मांगी बाई आर्य का वो चित्तौड़गढ़ के बनीना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जो ससुराल है वो विवाह के बाद पाली के पादरला गांव में हुआ था। यानी इनका जो विवाह था वो पाली के पास में गांव पड़ता है उसका नाम है पादरला, वहां पर इनका विवाह हुआ था। और जो कि तेरह ताली नृत्य का क्या बन गया था जिसे आज अपन वर्तमान समय में तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र माना जाता है पादरला गांव पाली को। मांगी बाई आर्य के जो गुरु है उनका नाम अपने को मिलता है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि जो मांगी बाई आर्य है इनके गुरु, इन्होंने नृत्य की जो बारीकियां होती है वो अपने जेठ गौरम दास से सीखी थी। तो अपन कह सकते हैं कि मांगी बाई के जो गुरु थे वो उनके जेठ ही थे। और उनका क्या नाम आता है दोस्तों? गौरम दास। तो याद रख लेना दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या है? गौरम दास। मांगी बाई आर्य के लिए कहा जाता है कि मांगी बाई की विशेषता यह थी कि वह नृत्य के दौरान मंजीरों की लय के साथ साथ मुंह में तलवार दबाना या सिर पर 7-8 मटके रखकर संतुलन बनाने जैसे कठिन कर्तव्य में बड़ी सहजता से करती थी। यह आप याद रख लेना दोस्तों। फिर आगे इसमें कहा गया कि संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन्हें 1990 के अंदर मिला था मांगी बाई आर्य को। फिर आगे और कहा जाता है कि इनके लिए कि 1954 में चित्तौड़गढ़ में आयोजित अखिल भारतीय लोक कला मंडल के उत्सव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था जहां उन्हें काफ़ी सराहना मिली थी भाई मांगी बाई आर्य को, जो कि आपके तेरह तेरह ताली नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाली एक महिला थी। और ये इनका जो जन्म था वो चित्तौड़गढ़ के बनीना गांव के अंदर हुआ था। और जो तेरह ताली का मुख्य केंद्र माना जाता है वो इनके ससुराल को माना जाता है जो कि पाली के अंदर एक छोटा सा गांव आता है उसका नाम है पादरला। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये लोक कलाकार पढ़ रहे। आगे और बात करते हैं अपने पास और कौन कौन से लोक कलाकार आते हैं।
तो अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, बतुल बेगम। क्या नाम आता है, बतुल बेगम। ये बतुल बेगम आपके नागौर की रहने वाली है, मांड और फाग गायिका है ये। राजस्थानी लोक धुनों में अपने गीत प्रस्तुत करती थी आपके बतुल बेगम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो याद रखना कि बतुल बेगम को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं दोस्तों, उनका क्या नाम आता है, गजानन वर्मा। गजानन वर्मा, इनके लिए कहा जाता है कि इनका जो जन्म 1926 में रतनगढ़ चूरू में हुआ था। राजस्थानी भाषा के गीतों और नाटकों और संगीत निर्देशन के लिए जाने जाते हैं गजानन वर्मा। ठीक है। फिर इनके अलावा जो अपने पास अगले लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम आता है दोस्तों, हसरत जयपुरी। हसरत जयपुरी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हिंदी फिल्म गीतकार थे आपके। फिर अपन और आगे बात करते हैं अपने पास और कौन कौन से लोक कलाकार है। तो उनका नाम देखने को मिलता है दोस्तों अपने को, फ़हीमुद्दीन डागर। ये फ़हीमुद्दीन डागर उदयपुर में इनका जन्म है। यह एक ध्रुपद गायक थे। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ़हीमुद्दीन डागर को। फिर उसके अलावा अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम है, मामे खान। मामे खान को प्रसिद्ध लोक गायक कहा जाता है जैसलमेर का। यानी मामे खान प्रसिद्ध लोक गायक थे आपके, लोक गायक जैसलमेर के थे। मिर्जा सोनचिड़िया जैसी हिंदी मूवी के अंदर इन्होंने अपने गाने गाए थे मामे खान ने। इसके अलावा और याद रखना कि साकर खान मांगणियार। साकर खान मांगणियार जैसलमेर के एक प्रसिद्ध कमाईचा वादक थे दोस्तों। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साकर खान मांगणियार को। फिर अपने पास अगले जो और कौन कौन से लोक कलाकार आते हैं उनके बारे में और बात करते हैं दोस्तों। तो अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम है, मुन्ना मास्टर। जयपुर के बगरू के एक प्रसिद्ध भजन गायक है, उनका क्या नाम है, मुन्ना मास्टर। इन मुन्ना मास्टर का जो असली नाम देखने को मिलता है दोस्तों अपने को देखने को मिलता है रमजान खान। 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रमजान खान या मुन्ना मास्टर को। फिर मुन्ना मास्टर के बाद अपने पास जो अगले लोक कलाकार आते हैं उनका क्या नाम है दोस्तों, लाखा खान। लाखा खान के लिए कहा जाता है कि रानेरी गांव, जो कि आपके अभी फिलहाल वर्तमान में फलोदी के अंदर आता है। ये फलोदी पहले जोधपुर के अंदर था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको नया जिला बना दिया, तो फलोदी एक अलग जिला है और उसके अंदर एक गांव आता है रानेरी गांव। वहां पर लाखा खान ये प्रसिद्ध लोक कलाकार है आपके। लाखा खान कटोरे के आकार की सिंधी सारंगी के देश के एकमात्र वादक थे। यानी एक सारंगी आती है जिसका जो आकार है कटोरे के समान था, उसको बजाने के लिए पूरे देश के अंदर फेमस थे। तो इनको इसलिए कहा जाता है कि जो लाका खान है वो कटोरे के आकार की एक सिंधी सारंगी देश के एकमात्र वादक थे उनको बजाने वाले। ये पॉइंट आप याद रख लेना दोस्तों लाका खान के बारे में। कटोरे के आकार की जो सिंधी सारंगी है उसके एकमात्र वादक थे कौन, लाखा खान। इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसके अलावा 2017 में मारवाड़ रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है लाखा खान को। ठीक है दोस्तों। फिर अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम आता है, अनवर खान। अनवर खान आपके जैसलमेर के रहने वाले हैं। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको जाना जाता है दोस्तों अनवर खान को। 2021 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। फिर अपन और बात करते हैं आगे अपने पास और कौन से लोक कलाकार है। तो लोक कलाकार है उनका क्या नाम है, बसंत काबरा। बसंत काबरा ये सरोद वादक थे। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। यानी 2022 के अंदर बसंत काबरा जो सरोद वादक थे इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। जोधपुर के रहने वाले थे ये आपके। फिर अपन और बात करते हैं अपने पास और कौन कौन से कलाकार है लोक गीतों के अंदर।
तो उनका नाम अपने को देखने को मिलता है दोस्तों गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ये आपके एक बफंग वादक थे, इनको बफंग वादक भी कहा जाता है गफरुद्दीन मेवाती को। ये आपके भरतपुर से संबंधित थे, भरतपुर के रहने वाले थे। इन्हें 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गफरुद्दीन मेवाती जोगी को। यह याद रखना दोस्तों, ये बफंग वादक थे। क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजस्थान के अंदर बफंग वादक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन और बात करते हैं। अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, दौलत राम वेद। ये दौलत राम वेद के लिए कहा जाता है कि एलाइड थिएटर आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो अगला पॉइंट आता है, प्रकाश व्यवस्था के क्षेत्र में इनको 2022 का संगीत नाटक पुरस्कार अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था भैया ना, यह आप याद रख लेना। फिर उसके अलावा अपने पास जो अगले लोक कलाकार है उनका क्या नाम आता है दोस्तों, मोइनुद्दीन खान। मोइनुद्दीन खान, इनके लिए कहा जाता है कि ये सारंगी वादक हैं एक, ये जयपुर के रहने वाले, और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है मोइनुद्दीन खान, जो कि सारंगी वादक है। बफंग वादक की अगर मैं बात करूँ तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी हो जाएंगे, और सारंगी वादक कौन हो जाएंगे दोस्तों, मोइनुद्दीन वादक मोइनुद्दीन खान, जिन्हें 2023 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना दोस्तों, ये करंटली बता रहा हूँ आपको, जो करंट में भी पिछले 3-4 सालों के अंदर क्या क्या हुआ था। तो 2022 के अंदर जो बफंग वादक के लिए जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था वो गफरुद्दीन मेवाती जोगी को, और जो आपके सारंगी वादक है मोइनुद्दीन खान, इनको 2023 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित। फिर आगे और अपन बात करते हैं। अपने पास एक कुछ छोटी छोटी जातियां हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। एक जाति आती कालबेलिया। ये कालबेलिया वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, पुंगी और कंजरी। ठीक है, पुंगी की मदद से सांप पकड़ना, घूम घूम कर सांपों को दिखाकर अपनी आजीविका चलाना। यानी जो कालबेलिया एक ऐसी जाति है कि भाई ये पुंगी की मदद से सांप पकड़ती है और घूम घूम कर सांपों का खेल दिखाकर अपनी जो जीवन की आजीविका होती है वो चलाते हैं। इस समुदाय की महिलाएं नृत्य में क्या होती है, निपुण। ये कालबेलिया के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों कि कालबेलिया समुदाय की जो महिलाएं होती है वो नृत्य में क्या होती है, निपुण। और इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उनका क्या नाम है, पुंगी और कंजरी। पुंगी की सहायता से ये क्या करते हैं कि जो सांपों को पकड़ते हैं दोस्तों। फिर अपने पास अगली जो कौन सी आती है, कान गुजरी। कान गुजरी एक गुजरों की एक उपजाति है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ साथ राधा कृष्ण के गीत भी गाते हैं। ठीक है, फिर अगली अपने पास आती है पातुर। और पातुर ये मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में नाचने वाली जो पेशेवर जो महिलाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, पातुर। और पुरुषों को जागरी कहा जाता है। जो पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं, जागरी। इसके अलावा जो एक और आती है भक्तन। ये भक्तन की अगर मैं बात करूं तो भक्तन यह नाच गायन करने वाले एक वेश्या वर्ग होता है। ठीक है, भक्तन के नाम से जाना जाता है इनको। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपके जो कला संस्कृति के अंदर जो लोक गीत और गायन शैलियाँ लोक कलाकार वो कंप्लीट हो गए, और अपन आगे और अलग नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस प्रकार से अपन जो राजस्थान की कला और संस्कृति उसके हर एक टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।